आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गबन उपन्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके विषय में बात करते हैं। उसके बाद हम आपको सारांश की बारे में बात करेंगे। तो सारांश सुनाने से पहले यदि हम आपको बता देते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, तो सारांश जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और सारांश के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आपको प्रश्न और उत्तर उनके हम बता देंगे, जिससे आपके सुनेंगे लाभ होगा और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चलिए देखिए, गबन उपन्यास को किसने लिखा है, यानी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। 1931 उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का गबन उपन्यास की जो विधा है वो है उपन्यास। और ये किस प्रकार की रचना है, यानी कि ये यथार्थवादी रचना है, तो ध्यान रखिएगा। और इस उपन्यास का जो नायक है वो रमानाथ है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझते रहिएगा। नायक है रमानाथ और इसकी नायिका जालपा है। तो नायक रमानाथ और नायिका जालपा है। गबन उपन्यास में चंद्रहार गहने के लिए जालपा बहुत जिद करती है और आभूषणों पर आधारित ही प्रेमचंद का जो उपन्यास है उसका नाम गबन पड़ा है। ये सारी खास खास बातें बता रहा हूँ, उसके बाद सुनाते हैं, सारा आपको बता रहे हैं। रमानाथ गबन उपन्यास का जो पात्र है वो पैसों का जब गबन कर लेता है उसके बाद ये कोलकाता चला जाता है। और जो गबन में जालपा की जो सहेली है वो है रतन है। और इसमें 5 भाग हैं, यानी ये उपन्यास है इसमें 5 भाग हैं और 53 अध्याय हैं। दीनदयाल की पुत्री का नाम जालपा है और दयानाथ के पुत्र का नाम रमानाथ है। और रमानाथ का विवाह जालपा के साथ होता है और दयानाथ की पत्नी का नाम रामेश्वरी है। और अंत में रमानाथ वैश्या जोहरा, नाम पुनः सुन लीजिएगा, वैश्या जोहरा, प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भुलाने का प्रयत्न करने लगता है। और रमानाथ जब पैसों का गमन कर लेता है उसके बाद जब चला जाता है तो वहाँ देवी दीन से मुलाकात होती है। रमानाथ जो है गंगू सर्राफ की दुकान से गहने उधार लाता है। चलो शुरुआत करते हैं सारांश की। गबन उपन्यास के प्रारंभ में दीनदयाल जो जमींदार के मुख्तियार हैं उनकी पुत्री जालपा के बचपन की घटनाओं का चित्रण है। वह 3 भाइयों के मरने के बाद हुई थी, इसीलिए बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। परिवार समृद्ध नहीं था किंतु कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जालपा बचपन में ही गहनों से खेलती थी और उसकी बड़ी शौकीन थी। एक बार वर्षा ऋतु में झूले पर झूलती हुई गांव की स्त्रियों और लड़कियों के मध्य एक बिसाती आ पहुंचा। जालपा ने एक चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने को कहा। माता के यह कहने पर कि 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। जालपा की चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा उस समय और भी बलवती हो उठती है जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं। जालपा हार लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उसे संकेत में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। यह घटना जालपा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है। समय आने पर जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ से होना निश्चित हो गया। दयानाथ ईमानदार और सज्जन पुरुष थे। कचहरी में ऊपर की आमदनी की अनेक सुविधाएं रहते हुए भी वे
अपने 50 रुपये के वेतन से संतुष्ट थे और किसी से रिश्वत लेना बहुत बुरा समझते थे। परिणामतः धन की कमी के कारण रमानाथ को 2 महीने बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें ना थी। वह 2 साल से बेकार बैठा था और अपने मित्रों की चीज़ें मांग कर आनंद करता और शतरंज खेलने में व्यस्त रहता। दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने को बिल्कुल तैयार ना थे, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी ने उन्हें जालपा वाला रिश्ता लेने को विवश कर दिया। दीनदयाल दयानाथ की सज्जनता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दयानाथ को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीके को देकर 50 रुपये मासिक पाने वाले कचहरी के क्लर्क दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी वे जेवर ऋण लेकर खरीदे गए थे। पुनः सुन लीजिएगा, जेवर ऋण लेकर खरीदे गए थे। बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ी, फिर भी चंद्रहार न दिया जा सका। जालपा के चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर भी पानी फिर गया और चंद्रहार के अभाव में जालपा व सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद न रहा। एक सहेली शाहजादी ने जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मना करने का गुरमंत्र सिखाया। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितना रुपया दिया था वो सब नाच तमाशे नेक चारे में खर्च हो गया। अतः धन के अभाव में दयानाथ सर्राफ के रुपए ना चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए रमानाथ अपने धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ाकर कहने लगा। 3 महीने बीतने पर एक दिन सर्राफ दयानाथ से अपने रुपए मांगने आया और ये वायदा कराकर ही हटा कि परसों रुपए की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ रामेश्वरी और रमानाथ में परामर्श हुआ और दयानंद ने यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाएं। परंतु रमानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो जालपा से पहले से ही अपने धनी होने की बात खूब बढ़ा चढ़ाकर कह चुका था और इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल जाती। ऐसी स्थिति में दयानाथ द्वारा छल किया जाने का विरोध करने पर भी रमानाथ जालपा के गहनों की चोरी करने की सोचता है। इसके लिए उसने भांग व मिठाई मंगवाई ताकि जालपा को रात्रि में नशे में चोर कर सके। अपनी योजना के अनुसार रमानाथ रात्रि में गहने चुराने का अवसर देखता रहा। जब जालपा प्रेमालाप करके सो गई तब रमानाथ चुपके से उसके गहने की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुंचा। इसी बीच जालपा के स्वप्न देखा। पुनः सुने, जालपा ने स्वप्न देखा। रमानाथ के पुनः लौटने पर जालपा के स्वप्न की बात कहते ही वो चिल्ला पड़ा, चोर चोर, और फिर सब चिल्ला उठे। जालपा गहने चले जाने की बहुत दुखी हुई। उसे गहनों के अतिरिक्त संसार में यानी किसी वस्तु से प्रेम न था, क्योंकि वह बचपन से ही आभूषण प्रिय परिवार में पली थी। गहनों के चोरी में चले जाने पर वो खोई खोई सी रहने लगी। आभूषण चोरी होने के बाद रमानाथ नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू नाम के एक क्लर्क से थी, जिसके सहयोग से रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई। उसे 30 रुपया मासिक मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। पति को नौकरी मिलते ही जालपा का स्वाभिमान सजग हो गया और आशा हो गई कि शीघ्र ही उसके नए गहने आ जाएंगे। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा की माता ने अपना
चंद्रहार उसके पास भेजा। किंतु जालपा के स्वाभिमान ने पति की कमाई में से ही गहने लेने को उचित समझ कर अपनी माता के हार को लौटा दिया। रमानाथ को अपनी नौकरी की आमदनी देखकर वो विश्वास हो गया कि जालपा के लिए शीघ्र ही गहने बनवा देगा। परंतु जब उसे जालपा द्वारा अपनी सहेलियों को लिखे पत्र से पता चला कि उसकी माँ गहनों के लिए कितनी व्याकुल है, तो उसने आभूषण उधार लाने का निश्चय किया। रमानाथ इससे पहले ही जालपा के लिए गहने लाने का विचार कर रहा था और उसने रमेश बाबू के घर जाकर उनके सम्मुख ऋण पर गहने खरीदने की बात की थी, पर रमेश बाबू के उपदेश से वो खाली हाथ लौट आया था। अंत में रमानाथ ने गहने उधार लाने का निश्चय कर ही लिया था। वो गंगू सर्राफ से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। रमानाथ के गहने की बात सारे सर्राफ में फैल गई और एक दिन दयाल चरणदास गहने लेकर रमानाथ के घर आ पहुंचा। जालपा की गलतफहमी के कारण कि इन गहनों के रुपए तो माता जी देगी, 700 के 2 गहने उधार ले लिए। इस प्रकार झूठी आन और संकोच के कारण रमानाथ के ऊपर 1300 रुपए से भी अधिक ऋण हो गया। उधार के बोझ के कारण रमानाथ प्रतिदिन चिंतित रहने लगा और जालपा गहनों के प्राप्त होते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी और नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना आरंभ कर दिया। सहेलियों के लिए पान, इलायची, जलपान आदि का सारा व्यय जालपा द्वारा किया जाने लगा। रमानाथ जालपा के साथ सिनेमा देखने जाने लगा। एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए एक बढ़िया साड़ी और एक घड़ी खरीद ली गई। रमानाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं और वो रमानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये पेशगी दे देती है। रमानाथ इन 600 रुपये को गंगू सर्राफ की दुकान पर अपने हिसाब में जमा कर देता है। इसके साथ ही वो गंगू सर्राफ को कंगन की नई जोड़ी बनाने को कहता है। गंगू ने पहले तो हाँ कर ली, पर धीरे धीरे इनकार कर दिया। पेशगी दिए बिना कंगन की जोड़ी बनाने को तैयार नहीं हुआ। रमानाथ इन सारी बातों को छिपाता रहा। रतन अपने कंगनों के लिए बराबर मांग करती रही, परंतु रमानाथ उनके बनने में देर का बहाना करके बात टालता रहा। अंत में रतन को शंका हो गई और उसने कहा कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपए वापस ला दो। रमानाथ रतन के रुपए चुकाने के लिए मित्रों से रुपए उधार मांगता है, पर रुपए नहीं मिल पाते। रमेश बाबू रमानाथ को समझाते भी हैं कि मित्रों से रुपए का व्यवहार मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। रुपए लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का अंतिम दिन भी आ पहुंचा, किंतु रमानाथ 600 रुपये एकत्रित ना कर सका। उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपये को देखकर उसे इस समस्या के समाधान का एक उपाय सूझा। रुपये खजांची के चले जाने के बाद 800 रुपये की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली को जालपा को देते हुए कहा कि रतन के रुपए लाया है। शाम को जब वो घूमने गया तो उसके पीछे रतन अपने पैसे लेने आई। जालपा ने 800 रुपये की थैली ज्यों की त्यों रतन को पकड़ा दी। रमानाथ जब घूमकर वापस आया तब उसे मालूम हुआ कि रतन को 800 रुपये की थैली दे दी गई है। वह उसे वापस लाने के लिए रतन के घर गया, पर संकोचवश नहीं ला सका। अब रमानाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया। वो सोचने लगा
कि यदि कल रुपया खजाने में जमा न हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। उसने सवेरे कहार भेजकर रतन से रुपए मंगवाने का प्रयत्न किया, पर रतन ने थैली से अधिक अर्थात 200 रुपये ही भेजे। जालपा को रुपए मंगवाने का पता चल गया। रमानाथ को इतनी जल्दी ही रुपए मंगवाने के लिए कोसते हुए अपने पास ही 200 रुपये होने का संकेत देकर जालपा ने कहा कि मुझसे ले लिए होते। इसी बीच चांददास का नौकर रमानाथ से आभूषण के रुपए मांगने लगा, जिसके कारण पिताजी के सामने ऋण का राज खुल गया। दफ्तर जाते समय रमानाथ को जालपा ने 200 रुपये दिए। रमानाथ के पास 100 रुपये अपने थे और 200 रतन के यहाँ से मंगवाए थे। इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रमानाथ ने इकट्ठे कर लिए, परंतु शेष 300 का प्रबंध ना हो सका। रमानाथ दफ्तर पहुंचते ही रमेश बाबू से मिला। उससे जेब से 300 के नोट गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा कि रुपए कल जमा करा देना, वरना हाथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। रमानाथ शेष 300 रुपये के प्रबंध के लिए रतन से मिला, पर सफलता न मिली। रतन के घर से निराश लौटते हुए उसने संकल्प किया कि सारी स्थिति जालपा को बताकर उससे गहने मांगकर उन्हें गिरवी रखकर रुपए जमा कर लेगा। पर पहुंचते ही रमानाथ का दृढ़ संकल्प ढीला पड़ गया। उसने पहले की भांति रात को गहने चोरी कर लेने की सोची, उसके लिए भी साहस न हुआ। प्रातःकाल उठकर वह रमेश बाबू के घर गया। वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि जालपा को एक पत्र लिखकर सारी परिस्थिति से परिचित कराएगा और उसके गहनों की भी मांग करेगा। घर आकर रमानाथ ने पत्र लिखा, पर देने का साहस ना हुआ। उधर जालपा ने कुछ रुपया निकालने के लिए रमानाथ की जेब में हाथ डाला तो वो पत्र उसके हाथ लग गया। रमानाथ ने पत्र छीनने का प्रयास किया, पर जालपा ने नहीं दिया। जालपा द्वारा पत्र को लिखे हुए देखकर रमानाथ ने लज्जा का अनुभव किया, क्योंकि पत्र पढ़ते ही जालपा को रमानाथ की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाएगी। अतः वो तत्काल सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर चला गया और सीधा स्टेशन पहुंचकर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट ही बैठ गया। इधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और अपने गहने बेचकर म्यूनिसपैलिटी में रुपए जमा कर देती है। गाड़ी में रमानाथ की भेंट एक बूढ़े देवीदीन से हुई। रमानाथ की असहाय अवस्था देखकर उसने उसको अपने यहाँ ठहरा लिया। कलकत्ते में उसकी सब्जी की दुकान थी, जिस पर प्रायः उसकी बुढ़िया काम करती थी। रमानाथ देवीदीन के घर ही रहने लगा, परंतु पुलिस के डर से वह दिन भर भी कहीं नहीं निकलता था। संध्या के समय वह एक वाचनालय में जाने लगा। एक दिन वाचनालय में दयानाथ द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति उसे पढ़ने को मिली, जिसमें रमानाथ को घर पहुंचने पर 500 रुपये का इनाम देना लिखा था। एक दिन उसे अचानक रतन वाचनालय में दिखाई दी, पर वह उससे नहीं मिला। इसी प्रकार 2 महीने और बीत गए। सर्दी के मौसम में सेठ करोड़ीमल करोड़ीमल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनीम की आग्रह पर वो भी एक कंबल ले आया, पर इस कार्य से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा आहत हो उठी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह निश्चित रूप से कल काम की खोज में निकलेगा। दूसरे दिन रमानाथ ने गबन का हाल देवीदीन को बता दिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका उसे सदैव बनी रही। देवीदीन भी पहले पुलिस से भयभीत हुआ, पर यह सोचकर कि रुपए में बड़ा जोर है, उससे अपने भय पर विजय पा ली। देवीदीन ने रमानाथ को साथ लेकर घर जाने का विचार किया। रमानाथ पहले तैयार हो गया, पर बाद में मना कर दिया। उधर जालपा ने रमानाथ को ढूंढने के लिए शतरंज की एक पहेली छपवाई और
उसका हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रमानाथ ने कुछ युवकों से इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवी दीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर भेजा जिसमें वो छपे थे। रमानाथ को उस हल पर अर्थात उसको हल कर दिया, जिससे उसको इनाम मिला। इन रुपयों के द्वारा उसने देवी दीन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसके परिश्रम से दुकान चल पड़ी। पैसा हाथ में ही हो तो विलास सोचता है। ऐसी विलास के फेर से रमानाथ बाहर निकलने लगा। वह प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिप छिप कर सावधानी और सतर्कता से रहता था। लेकिन एक दिन जब वो ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थ ही भय के कारण अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। उसके इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रमानाथ ने थाने में जाकर स्वयं ही म्यूनिसपैलिटी के रुपए गबन करने की बात कह दी। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस और म्यूनिसपैलिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रमानाथ चुंगी में मुंशी जरूर था, पर उसने गबन नहीं किया। कारण जालपा ने पैसे जमा कर दिए थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को ये ज्ञात न होने दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय में पाया जबकि उसे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पढ़े लिखे आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्होंने रमानाथ को उसमें वादा मुआफ गवाह बनकर क्रांतिकारियों के विरोध अपना पढ़ाया हुआ बयान देने को कहा। रमानाथ पहले तो पुलिस की बात मानने को तैयार न हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय तथा घुटने के मोह से पुलिस वालों की बात मानने को तैयार हो गया। देवी दिन और जग्गू ने रमानाथ को छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, पर रमानाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल ना होगी, केवल एक मुकदमे में शहादत देनी होगी। तब देवी दिन व जग्गू उसे वहीं छोड़कर चले गए। रमानाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों की लंबी लंबी सजाएं हो गईं। रमानाथ के इस व्यवहार से देवी दिन उससे घृणा करने लगा। रमानाथ को गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज का एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया कि उसे हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। रमानाथ ने नक्शा भरकर वह इनाम प्राप्त किया था, जो मैंने पूरा पहले ऊपर बताया ना, जिससे घर वालों को मालूम हो गया कि रमानाथ कलकत्ते में है। इसी आधार पर जालपा रमानाथ की खोज में कलकत्ता आई और प्रजामित्र समाचार पत्र, जिसमें शतरंज का नक्शा छपा था, के दफ्तर द्वारा रमानाथ का पता लगाकर देवी दीन के घर पहुंच गई। जालपा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रमानाथ एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है। वह देवी दीन को साथ लेकर रमानाथ का बंगला देखने गई, जहां पुलिस ने उसे ठहराया था। वहां पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि रमानाथ 15 दिनों के लिए वह स्थान देखने गया है जहां वारदात हुई थी। रमानाथ के लौटते समय जालपा ने उसे मोटर में बैठे देख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि या तो रमानाथ से हाई कोर्ट में बयान बदलवा लूंगी या मैं स्वयं अदालत में जाकर सारी घटनाओं को सच सच बता दूंगी। जालपा ने रमानाथ के नाम उसी रात एक पत्र लिखकर बड़ी कठिनता से उसके पास पहुंचाया। रमानाथ रात को चुपके से निकलकर देवी दीन के घर आया और जालपा से मिला। जालपा ने उसे सारी स्थिति से परिचित करा कर उसे अपना बयान बदलने को बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया।
रमानाथ पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर जालपा के समझाने बुझाने के बाद वह जज के सामने अपना बयान बदलने को तैयार हो गया। किंतु पुलिस के अफसरों के धमकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच में जालपा के प्रयत्नों पर पानी फिर गया और पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच रतन अपने बूढ़े पति की बीमारी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई। वकील साहब मृत्युशैया पर लेटे जान पड़ने लगे, पर रतन को आश्वासन दिलाते रहे कि वे ठीक होते जा रहे हैं। उन्होंने रतन को एक दिन रमानाथ का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता न लगा सकी। इसी बीच रतन के वृद्ध पति की मृत्यु हो गई। दाहक्रिया के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया। मणिभूषण रतन को लेकर घर पहुंचा और धीरे धीरे वकील साहब का सारा लेन देन अपने हाथों में ले लिया। मणिभूषण ने बंगला और मोटर बेच दिए और रतन के लिए 15,000 रुपये का मकान किराए पर ले लिया और दिया। रतन क्रोध की आवेश में बिना कुछ सामान लिए जालपा के घर की ओर चली। रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। जालपा भी रमानाथ का बयान सुनने आई और उसने बयान के बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लगी। मुकदमे में निर्णय हुआ और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली और शेष क्रांतिकारियों को कारावास। जालपा को जब मुकदमे का फैसला ज्ञात हुआ, उसका हृदय कांप उठा। वह ये सोचकर कांप उठी कि रमानाथ के कारण एक व्यक्ति को फांसी हो गई और अन्य को कारावास। उसने देवी दीन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए भेजा। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रमानाथ के मन में अपने प्रतिग्लानि उत्पन्न हो गई। एक बार पुलिस से मिली आभूषणों को लेकर जालपा के पास आया तो जालपा ने उन्हें घृणा के साथ ठुकरा दिया और बुरी तरह फटकारा। रमानाथ देवी दीन के घर लौट आया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देनी चाहिए, पर वह जज साहब के बंगले पहुंचकर भी लौट आया। वह जज साहब से कहने का साहस न कर पाया। वस्तुतः रमानाथ पुलिस वालों के व्यवहार से ऊब चुका था और उसने उनके सामने बेढंग व्यवहार किया। पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि रमानाथ का ये परिवर्तित व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण है। अतः पुलिस वालों ने ये कहकर कि जालपा प्राउड लेडी प्रतीत होती है, कुछ मिजाज हुसी करने की जरूरत होगी, रमानाथ को भयभीत कर दिया। उधर जालपा अपने पति के कार्य के पश्चाताप स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माता की सेवा करने लग गई। रमानाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चिंत हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था, फिर भी वे रमानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। वैश्या जोहरा को पुलिस वालों ने रमानाथ को चंगुल में फंसाए रखने को कहा। रमानाथ वैश्या जोहरा से प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भुलाने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन वह पुलिस अफसर के साथ मोटर पर घूमने जा रहा था कि मार्ग में जाती हुई दीन मलिन जालपा को देखा। उसका हृदय जालपा को ही जानने के लिए तड़प उठा। वो सोचने लगा कि कहीं देवी दीन ने जालपा को निकाल तो नहीं दिया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जोहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने के लिए कहा।
जोहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वो उसकी बात को अस्वीकार ना कर सकी। जालपा का पता लगाकर वह 8 दिन बाद लौटी। इसी बीच रमानाथ उसकी प्रतीक्षा करते परेशान हो गया। जोहरा ने जालपा से अपने मिलने की घटना सुनाई और बताया कि वो फांसी लगाने वाले दिनेश के घर वालों की सेवा में लगी है। जोहरा स्वयं उसकी जालपा के त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी सादा रहन सहन अपना लिया। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा, देवीदीन और जग्गू से मिलने लगा। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही सारे रहस्य का भंडा फोड़ देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पर पहुंचा। रमानाथ ने इस बार साहस करके जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करवा दिया। इस सत्य के उद्घाटन के अनंतर हाईकोर्ट में फिर मुकदमा सुना गया और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। ये देखकर पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस पर झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रमानाथ ने जज की सहानुभूति प्राप्त कर ली और उसे मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के खरियन से ही मुक्ति प्राप्त करके रमानाथ अपने परिवार और रतन, जोहरा और देवीदीन के साथ प्रयाग के एक गांव में बस गया। वे लोग अपने परिश्रम से खेती करके आजीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देह से मुक्ति मिल गई। जोहरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूबते हुए एक बच्चे और स्त्री को बचाने के फलस्वरूप गंगा में डूब गई। इस प्रकार रमानाथ बीते दिनों की कट स्मृति लिए हुए अपना जीवन यापन करने लगा। बस यहीं पे सारांश पूर्ण होता है। अब इसके बाद जो मैंने पहले बताया कि कुछ हिस्से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो प्रश्न है, पहला देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जो गबन उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है, पहले ही बता चुका हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, गबन के नायक का नाम रमानाथ है। और तीसरा प्रश्न क्या है, उपन्यास की जो नायिका है कौन है, जालपा है। और उपन्यास के जो प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि जो मुख्य पात्र हैं, बाकी तो अन्य भी हैं, इनके जो मुख्य पात्र हैं वो 9 है। उपन्यास के नायक के पिता का नाम क्या है, दयानाथ है। और अगला प्रश्न है, उपन्यास में पात्रों का जो प्रकार है वो कौन कितने प्रकार के हैं पात्र, यानी 3 प्रकार के हैं। तो अगला प्रश्न है देखिएगा, उपन्यास की जो नायिका प्रेमी है, यानी किससे प्रेम करती है, उसको जो है आभूषण से प्रेम था, जो कि सारांश में आपको बता भी चुका हूँ। और अगला प्रश्न है, जालपा किस प्रकार की नायिका है। तो इसमें जो इसका उत्तर है स्वाभिमानी, जो आप देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास की नायिका का पति कौन है, रमानाथ है। उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की कितनी संख्या है, वो 3 संख्या है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है, वो निम्न वर्ग की है। प्रश्न संख्या 12 देखें, उपन्यास में मणिशंकर किस वर्ग के पात्र है, वो धनी वर्ग का है। देखिए अगला प्रश्न प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि 80 में होता, और इनका देहावसान यानी कि 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न संख्या 15 देखिए, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी किसको मिली थी, रमानाथ को मिली थी। रमानाथ ने दुकान खोली थी, किसकी, चाय की दुकान खोली थी। और प्रश्न संख्या 17 देखिए, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है, बहू किसने कहा है। तो देखिएगा इसमें जग्गू। उसके बाद अगला प्रश्न है 18, रमानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को किस उपन्यास में दर्शाया गया। तो भैया वो तो गबन है ही, तो पता ही चल रहा है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, उपन्यास गबन में किस स्त्री पात्र को फ्राउ लेडी कहा गया है, यानी इसका उत्तर है जालपा को कहा गया था। अगला प्रश्न है, गबन की पात्र किस वर्ग से संबंधित है, तो वो वैश्या है।
प्रश्न संख्या 21, प्रयाग में अपना आवास किस